अगर सिलेबस आपको याद नहीं है तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, है ना, आपसे मिस्टेक्स होगी और आप रेस में कब तक रहेंगे नहीं बता सकते। तो इसलिए एक एक बच्चे को पहले आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो कंडीशन है वो यही है, यू मस्ट अवेयर विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी हर बार नोटिफिकेशन में सिलेबस देती है, वो एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, राइट। तो हम जो आपकी क्लास लेंगे, जो मेरा सेक्शन होगा दैट इज़ जीएस पेपर सेकंड। ये जो जीएस पेपर सेकंड है वो मेरा सेक्शन है, राइट। अब इसमें जीएस पेपर सेकंड में क्या क्या आता है मैं आपको थोरोली उसको डिस्कस करूंगा। हर एक बच्चे का काम होना चाहिए, जो भी हमारा टॉपिक हो रहा है आप पर डे क्या करेंगे, जो भी टॉपिक हो गया उस पर क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे आप, जो भी टॉपिक हो जाता है। शाम को आपको रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, वो एमसीक्यूज भी मैं ही लूँगा, राइट। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे तो ओबियसली आपकी जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, यानी समग्र आपकी क्या होगी, तैयारी होगी। और जब आप इस तरीके से लेकर के जाएंगे आपके, तो नो डाउट आपको कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन लेने से। सिस्टमेटिक चलेंगे, प्लानिंग के साथ में चलेंगे, स्ट्रेटजी बना करके चलेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर मान लेते हैं ऐसे ही, है ना, स्कैटर्ड वे में चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जीएस के 3 पेपर, जीएस 1, जीएस 2 एंड जीएस 3, राइट, ये आपके पीटी में आते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके अंदर आते हैं। अब जीएस 1 में क्या है, जीएस 1 में हम पढ़ते हैं बेसिकली आर्ट, कल्चर है, हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसमें आर्ट फॉर्म्स हैं आपका, लाइक आप कह सकते हो स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, डांस है। इसके अंदर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो बेसिकली, है ना। तो ये सब किसके अंदर आता है, जीएस 1 के अंदर आता है। जीएस 2 दैट इज पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब जीएस 2 के अंदर आता है जो आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं जीएस 3 के बारे में, राइट, तो जिसमें आपका मेजर जो पोर्शन आता है दैट इज इकोनॉमी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मेजर पोर्शन है, राइट। इसके अलावा जो जीएस 4 है दैट इज इथिक्स, इंटेग्रिटी, है ना, एप्टीट्यूड पार्ट आता है। लेकिन जो जीएस का 4 पेपर है वो आपका पीटी में नहीं आ रहा है। तो आपको जो मेनली फोकस करना है दैट इज, अभी सबसे ज़्यादा जो काम करना है आपको जीएस के 3 पेपर पे करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जीएस 4 को छोड़ देना है। आपको जो सिलेक्शन दिलवाने वाला है आपको याद रखना है अच्छे से, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए पीटी से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, पीटी क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं, पीटी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो आपको जो फोकस करना है दैट इज मेंस प्लस इंटरव्यू, राइट। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे आप और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यानी मेंस जो हो रहा है आपका 1750 नंबर का हो रहा है, जिसमें 4 जीएस के पेपर हो गए आपके, एक ऑप्शनल 500 नंबर का हो गया, एक ऐसे 250 नंबर का हो गया, यानी 250 मार्क्स का ऐसे हो गया। जीएस के 4 पेपर 1000 मार्क्स हो गए, और जो ऑप्शनल है दैट इज 500 हो गया। तो इस तरीके से 1750 मार्क्स का क्या होता है आपका, दैट इज मेंस पेपर होता है। तो ये आपको क्वालिफाइंग आपको करवाएगा, ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू 275 नंबर का हो रहा है, 275 मार्क्स का, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही जुड़ते हैं, और वहीं से आपको को फाइनल सिलेक्शन जो है वहीं से मिलता है, इन दोनों मार्क्स से। तो पीटी को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और ये पीटी इजीली, जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर हैं तो आपका पीटी आराम से निकल जाएगा। अगर मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है आपकी तो पीटी नहीं निकलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे तुक्का मार करके, है ना, टेस्ट सीरीज लगा करके वो पीटी कई बार उनका निकल भी जाता है, बट बात ये कि वो मेंस में फंस जाते हैं, है ना, हो नहीं पाता। तो इसलिए आपको जो तैयारी है वो किसकी करनी है, मेंस की करनी है स्पेशली, है ना। और जब मेंस की तैयारी होगी तो उसी में आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी होती है वो, यानी पीटी भी उसमें शामिल रहता है, अलग से नहीं होती है तैयारी, ठीक है। तो ये आप सारे बच्चों को क्या है अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप ये आपको सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग क्लासेस लेंगी, राइट। जैसे जीएस मेरा हो गया, जीएस सेकंड मेरा पेपर हो गया, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो जीएस 1 है वो अभिषेक सर लेंगे आपका, जीएस 3 है वो गौरव सैनी सर लेंगे। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है वो गजेंद्र सर लेंगे, गजेंद्र कौशिक सर लेंगे, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नीरज सर लेंगे आपकी क्लासेस। करंट अफेयर है वो आपकी अंजलि मैडम लेंगी, राइट। तो इस तरीके से सारे सेक्शंस है वो फैकल्टी वाइज डिवाइडेड है।
जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीशन होता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग नई नई फैकल्टी जो है वो आपकी क्लासेस लेती जाएंगी, राइट। तो ये सब गाइस चलने वाला है। तो मेनली यही आपको लेकर के चलना है। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट आप रहेगा कि आप सिलेबस अच्छे से पता करें कि सिलेबस में आ क्या रहा है। सिलेबस अच्छे से पता करने के बाद में फिर आपका काम होना चाहिए, यहाँ से पढ़ने के बाद में आप एमसीक्यू ज़रूर देखें, यानी कि पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है उससे क्या एमसीक्यूज बनते हैं, क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सब आप सारे बच्चों को क्या करना है, अच्छे से देखना है। मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च, आपको करना ही पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा उसको, आपको पूरी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको स्ट्रेटजी नहीं लगाते हो ना, आप देखते नहीं हो उसको, एनालाइज नहीं करते हो, तो फिर क्या होगा, आप बार बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, आपके साथ प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये सब नहीं करना जैसे बाकी जो बच्चे कर रहे हैं। एक ही बारी पढ़ना है, दुरुस्त पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपको पेज रटने की आवश्यकता नहीं है कि पता चले कि दिन में आप 50 पेज पढ़ रहे हो, है ना, 100 पेज पढ़ रहे हो। नो नीड ऑफ दैट। आप चाहे तो 20 ही पेज पढ़िए, 25 पेज पढ़िए, है ना, 15 पेज पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए कि उसमें कोई भी कुछ भी पूछे उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, है ना। कोई भी सेक्शन कुछ भी पूछे उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, ऐसा आपको पढ़ना है। तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये स्ट्रेटजी है, आप देख लेंगे खुद से, आप अपनी और तैयारी करेंगे, आपको जहाँ पे लगता है कुछ पूछना है आप डिस्कस करेंगे। हम हमारा जीएस पेपर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जीएस पेपर सेकंड में क्या क्या आपको तैयार करना है, राइट। एक एक बच्चे को ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको पढ़ना है। हमने आपको बताया जीएस जो सेकंड पेपर है उसमें क्या आता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साइलेंट फीचर पढ़ने हैं, है ना। क्या खास बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। तो वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, क्या है मूलभूत संरचना संविधान की। बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है ना, ये जो हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं ये कब आया या क्या पहले से था ये, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, है ना, अभी तक लगभग 100 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं, राइट। 2019 तक की मैं अगर मैं बात करूँ तो, है ना, 2019 तक 104 अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज SC STs के रिजर्वेशन को लेकर के है, उसकी संख्या को बढ़ाने को लेकर के। तो इतने तो जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो सब आपको देखने हैं क्योंकि वो पीटी में भी आते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा गाइस जितने भी प्रोविजंस है और फंक्शनिंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी, यूनियन की और स्टेट की, यानी राज्यों की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या वो फंक्शंस करते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना अच्छे से। चैलेंजेस जो हैं गवर्नमेंट के लिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है ना, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन क्या होता है, कैसे शक्तियां बटी हुई हैं, है ना, जुडिशरी जो है, एग्जीक्यूटिव जो है ना, लेजिस्लेचर जो है बेसिकली, ठीक है। तो वो सब आपको देखना है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जितने भी क्या हैं पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में, है ना, या दो राज्यों के बीच में, उन जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी झगड़े हैं, उन सबको कैसे ठीक किया जाएगा, रिड्रेसल उनका कैसे होगा, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो जितने भी फाइट होगी केंद्र के बीच में राज्यों के बीच में कुछ मैटर्स को लेकर, जैसे नदी जल विवाद है, आपने बार बार सुना होगा, यानी पानियों का उस रिवर्स का जो पानी होता है उसका बंटवारे को लेकर के बहुत चलता रहता है। जैसे हरियाणा और दिल्ली में कई बार होता रहता है ना, केरल और तमिलनाडु का देखा होगा, कर्नाटका को आपने देखा होगा। तो ये सब आपको उसमें कैसे हम इसको ठीक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आपको मदद करेगा इसमें, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा कंपैरिजन आपको पढ़ना है संविधानों का, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब यूके में जाओगे तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको कंपैरिजन करेंगे, यूके से करेंगे, आप अमेरिका से इसको देखेंगे, है ना, बाकी दुनिया के जितने भी संविधान हैं आप उनसे इसको कंपेयर करेंगे। इसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम्स हैं, है ना, वो सब आप इसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा गाइज आपको हम आ जाते हैं गवर्नेंस पार्ट में।
अब गवर्नेंस पार्ट में क्या क्या चीज़ें देखिएगा, जैसे कि जो पार्लियामेंट है बेसिकली स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, राइट, ये सब आपको उसको देखना है। इसके अलावा यहाँ पे उनके उनके पास पावर्स क्या होती हैं, इनके पास प्रिविलेजेस क्या होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव है ना, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका फंक्शनिंग, ये गवर्नेंस का पार्ट है, पूरा देखेंगे आप। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप। बहुत अब अभी आजकल क्या है, डिपार्टमेंट से यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछ रही है, तो वो भी आपको पढ़ना है। लाइक अगर मैं कहूँ आपसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 55 मिनिस्ट्रीज है, तो उन सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं हम आपको पढ़ाएंगे, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स को हम खुद से पढ़ने के लिए आपको बोलेंगे जो आपको पढ़ने चाहिए, राइट। तो ये सब देखेंगे। तो गाइस, जैसे पॉलिटी के साइलेंट फीचर्स क्या है, इसके अलावा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, है ना, पीआरए आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट्स है वो देखना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, है ना, तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर देखना है, गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो है पॉलिटी और गवर्नेंस में क्या क्या आएगा आपके पास में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, संवैधानिक जो पद हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आपको देखना ही देखना है। अब जैसे कि संवैधानिक पद में हम बात करें, लाइक जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हम लिखेंगे इसके अंदर, है ना, हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीएजी देखने वाले हैं, है ना। तो सब क्या है, ये संवैधानिक पद है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, वो सब देखेंगे। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं, राइट। इसके अलावा गाइज देखने वाले हैं हम लोग कि स्टेटूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं। बार बार आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टेटूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, है ना, ऑटोनॉमस बॉडीज़ क्या होती हैं, है ना। एक या दो क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते हैं, और बच्चे ज़्यादातर क्या हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज, उनको पता ही नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मतलब मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी थोड़ी देर में हम आएंगे। यानी जो संस्थाएं संविधान में मेंशन है, संविधान के अंदर क्या है, उनका जिक्र हुआ है, उनको क्या बोलते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बोलते हैं। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, जो संविधान में मेंशन नहीं है, संविधान में जो है ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं उसका, तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, ऐसी बॉडी, ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, संवैधानेतर संस्थाएं बोलते हैं। ऑटोनोमस बॉडीज बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट बॉडी, तो उनको ऑटोनोमस बॉडीज कहते हैं। स्टेटूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, ऐसी संस्थाएं, ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स के थ्रू बनाई जाती हैं, है ना, किसी कानून के थ्रू जिनको अस्तित्व में लेकर के आया जाता है, एग्जिस्टेंस में लेकर के आया जाता है, उनको क्या बोलते हैं आप, स्टेटूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब हम संविधान पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे प्रॉपर कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कौन सी बॉडी स्टेटूटरी बॉडी है, यानी इसकी एक लिस्ट भी पूरी पड़ी हुई है पहले से, वो हम आपको उसका लिंक बता देंगे, आप जाकर के ऐप पे भी जाकर के देख सकते हैं, और बाकी चैनलों पे भी ये अवेलेबल है, राइट। तो ये सब देखेंगे। तो गाइज इसके अलावा यहाँ पे स्टेटूटरी बॉडी के अलावा क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संस्थाएं क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं, है ना, ये सब देखना है आपके पास में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये अच्छे से आपको देखना है, उसके इंटरवेंशंस, डेवलपमेंट आपको अच्छे से देखना है, अलग अलग जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू सेक्शंस वो आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपको अच्छे से देखना है, जो आपके पार्ट है इसका आपके। इसके अलावा चैरिटी हो गया, डोनेशंस हो गया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ये हो गए आपके पास। और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं का संविधान के अंदर, या हम कह सकते हैं देश के विकास में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी चीज़ें हम गाइस इसके अंदर देखने वाले हैं। यानी ये हमारे सिलेबस का क्या है, पार्ट है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, आईआर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको याद करना है इसमें। तो एक तो याद करना है जैसे भारत के पड़ोसी, अब भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं, है ना, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि चाइना हमारा पड़ोसी है या नहीं है, कोई बताए, नहीं, हमारा चाइना पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान, हाँ हमारा पड़ोसी है। तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके साथ हमारे संबंध कैसे, रिलेशंस कैसे, है ना, जैसे आपके अपने पड़ोसियों के साथ में रिलेशंस कैसे हैं, सभी आपके जितने भी पड़ोस में रहते हैं उनके साथ में रिलेशंस कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर तो खराब ही रहते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
अटल बिहारी वाजपेयी साहब की आपको एक याद रखनी है लाइन, है ना, वी कैन चेंज अवर फ्रेंड्स बट नॉट अवर नेबर्स। हम हमारे दोस्त बदल सकते हैं, है ना, हमारे मित्र बदल सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। इसका सीधा मतलब क्या होता है, आपका अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा संबंध होना चाहिए, आपके रिलेशन अपने नेबर्स के साथ में अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पड़ोसियों के साथ में रिलेशंस कैसे हैं वो देखना है आपको। नेबरिंग कंट्रीज के साथ में जो रिलेशंस हैं, है ना, बायोलिटरल तरीके से दो पक्षीय संबंध हमारे कैसे हैं। रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग देखनी है आपको, क्षेत्रीय और ग्लोबल के कौन कौन से ग्रुप हैं, है ना, हम बताएंगे आपको। क्या नाटो है, अभी चल रहा है ना, नेटो बहुत चल रहा है। वार्शा, है ना, यानी जिसका लीडरशिप किसके पास है, रशिया के पास था, कोल्ड वार के बाद की बात है ये लोग। इसके बाद में नेटो जिसका लीडर कौन है, अमेरिका। तो ये नेशनल लेवल पे और कैसे सॉरी रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे ग्रुपिंग जो है वो हम आपको देखेंगे, बताएंगे। एग्रीमेंट रिलेटेड टू भारत सरकार किन किन देशों के साथ में कैसे कैसे संबंध है, क्या क्या हमारे एग्रीमेंट हैं, किन किसके पास में है ना, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो हमें क्या करते हैं, प्रमोशन देते हैं बिजनेस में, है ना, हमारी स्ट्रेटजीज को बढ़ाने में। तो वो सब हम देखते हैं, जैसे कि हमारी क्या है, रशिया के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी है, मित्रता की संधि है ना। तो ऐसे ही अलग अलग देशों के साथ में हमारे क्या रिलेशंस हैं, क्या क्या हमारे उनके साथ में ट्रीटीज हैं, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। अब इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारे इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, इंडिया के इंटरेस्ट किन किन चीज़ों से हर्ट होते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, तो ये सब। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें देखेंगे हम लोग, इंडियन डायस्पोरा, यानी हमारा जो भारतीय लोग हैं वो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, तो वहाँ पे रहने का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, हमें इससे क्या फ़ायदा होता है ना, हमारी कल्चर स्प्रेड हो रही है, हमें रिम्यूनरेशन वहाँ से मिलता है ना, रेमिटेंस, जिसको अभी दुनिया में पहले नंबर पे हैं हम लोग रेमिटेंस के मामले में, यानी हमारे पास में सबसे ज़्यादा पैसा जो है फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे आता है दुनिया से, क्योंकि भारतीय यहाँ पे रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, है ना, फ्रेंड्स को पैसा भेजते हैं, तो इससे क्या होता है, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है ना, हमारे पास में क्या आती है, विदेशी मुद्रा आती है। तो ये क्या है, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने में कैसे मदद करता है, वो सब भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। भारत सरकार ऐसे लोगों को क्या सुविधाएं देती है ना, जो एनआरआईज हैं, तो उनको क्या यहाँ से फ़ायदा मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलता है, वो भी सब हम देखेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस स्पेशली देखेंगे, है ना, हम WTO देखेंगे, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि WTO के अलावा आप यूनाइटेड नेशन का जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी देखेंगे हम लोग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी देखेंगे, जनरल असेंबली को भी देखेंगे, है ना, IMF को भी देखेंगे। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशंस के पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे इसके अंदर, और उनके मैंडेट्स क्या हैं, है ना, वो सब इसके अंदर हम लोग देखने वाले। अंतिम हमारा जो आ जाता है दैट इज सोशल जस्टिस। अब जो सामाजिक न्याय है बेसिकली उसमें हम क्या पढ़ने वाले, तो जितने भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, है ना, वो सब हम देखेंगे, एक एक स्कीम जो भी आएगी हम आपको टाइमली हम आपको इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। संडे की संडे क्लास होती है करंट अफेयर की, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। इसके अलावा जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, जो कमज़ोर हैं, है कि नहीं, जिनको ज़्यादा तकलीफ है, समस्याएं, जैसे ओल्ड एज पर्सनस हो गए, हैंडीकैप्ड्स हो गए, है ना, विडोज़ हो गई, ये स्पेशली हम उनके लिए क्या करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस भारत सरकार लेकर के आती है वो सब देखेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन, है ना, और उसके अलावा सेंटर और स्टेट, जनसंख्या से क्या समस्याएं हैं, है ना, जनसंख्या से फ़ायदे क्या हैं आपको, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले इसके अंदर। अब इसके बाद वेलफेयर की स्कीम्स हो गई, मैकेनिज्म इसका हो गया, लॉ हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इसके अलावा ये बॉडीज़ होगी जितनी भी, और अदर सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, है ना, ये सारी चीज़ें, गरीबी को कैसे ठीक किया जा सकता है, हंगर, ये सब चीज़ों के बारे में गाइस ये हमारा पेपर है पूरा का पूरा, जिसको हम GS सेकंड के अंदर पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं। आई होप ये आपको सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो एक बारी मुझे जल्दी से बताएं।